जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और क्या कहते हैं इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों आज हम आर्थिक स्थिति से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्रमशः पशुपालन एवं कृषि थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का उल्लेख है। इस काल में कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। उर्दर शब्द का अर्थ अनाज मापने का यंत्र, अन्न मापक बर्तन है। धान्य शब्द का अर्थ अनाज है। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज जौ यव का उल्लेख है। नोट: ऋग्वेद में चावल, कपास एवं नमक का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। मुख्यतः गाय एवं पशु आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार संपत्ति थे। इस काल में गाय और घोड़े विनिमय के एक माध्यम के रूप में थे। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ मुख्य रूप से गायों के लिए होती थी। इन काल में गाय को अष्टकर्णी और ना मारे जाने योग्य पशु अघन्या कहा गया है। गाय को मारने या घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड या उन्हें देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का अति उपयोगी पशु घोड़ा था। इस काल में बैल, बकरी, ऊँट आदि अन्य उपयोगी पशु भी थे। इस काल में पणि मवेशियों पशुओं के चोर होते थे। ये पणि व्यापार भी करते थे। मुख्य रूप से व्यापार पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। सामान्यतः व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप निष्क, स्वर्ण, आभूषण, सोने का टुकड़ा का भी विवरण मिलता है। नोट: अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों के बारे में भी जानकारी थी। वैकनाट सूदखोर ऐसे ऋणदाता थे जो बहुत ही अधिक ब्याज वसूल करते थे। इस काल में उधार लिए गए ऋण हेतु कुसीद एवं उधार देने के लिए कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग संभवतः तांबे और कांसे के लिए हुआ है। ऋग्वेद में बढ़ई, बुनकर, रथकार, कुम्हार एवं चर्मकार इत्यादि शिल्पियों के विवरण मिलते हैं। दोस्तों हम सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक थी, अर्थात पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस काल में नारी को एक यथोचित सम्मान प्राप्त था। इस काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार थी। इस कुल अर्थात परिवार का प्रधान पिता होता था, जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की जांघों से तथा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। ब्राह्मण तथा शूद्र शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक ही बार हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैश्य शब्द का प्रयोग केवल पुरुष सूक्त में ही हुआ है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां, पत्नियां अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। इस काल में स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम अर्थात गृहिणी पत्नी की ग्रह है कहा गया है। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति तथा राजनीति में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काल में स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, इंद्राणी, सिक्ता, निवावरी, लोपामुद्रा तथा विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। अन्य प्रथाओं जैसे बाल विवाह, तलाक प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा भी प्रचलित नहीं थी, लेकिन कन्या की विदाई के समय उसको दिए जाने वाले उपहार को बहुतू कहते थे। इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या माजू कहलाती थी। इस काल में पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वैदिक काल के समाज 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम धार्मिक स्थिति से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।